अब हम आपको बताएंगे भारत में औपचारिक क्षेत्रकों में साख। भारत में क्या हर जगह ही लोन हम दो जगह से ले सकते हैं, ऋण दो जगह से ले सकते हैं, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र। एक होता है औपचारिक क्षेत्र और एक होता है अनौपचारिक क्षेत्र। औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है बच्चों। क्या क्या आता है? बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी। और अनौपचारिक क्षेत्रों के अंतर्गत हमारे दोस्त आते हैं, साहूकार आते हैं, व्यापारी आते हैं, और जो फाइनेंस करते हैं वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें अंतर भी आता है, कभी कभी तो 5 नंबर में इनमें अंतर आता है, 5 मार्क्स के अंदर ये अंतर इनमें डिफरेंस आता है। क्या है वो मैं बताऊंगी। कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि औपचारिक ऋण क्षेत्रकों के उदाहरण बताइए। औपचारिक ऋण क्षेत्रकों के उदाहरण आप बताइए, तो वो आ जाता है इनके अंतर्गत कि औपचारिक क्षेत्रक में कौन कौन आएंगे, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी। या अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो उसमें आप अपना दोस्त, व्यापारी, साहूकार लिख सकते हैं। ये 1 नंबर में आते हैं। तो आपको मतलब है औपचारिक अनौपचारिक का क्या अर्थ होता है? बेटा औपचारिक होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल में यह अंतर होता है कि जब हम अपने दोस्त से पैसा उधार लेते हैं या अपने रिश्तेदार से उधार लेते हैं, तो हमें बहुत सारी कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। वो हमें जानता है, ऋण दे देता है, हमें शर्तें बताता है कि इस पे मैं इतना ब्याज लूंगा। बट हमें बैंक में जाने के लिए बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। एक गारंटर भी रखना पड़ता है हमें, जो हमारी गारंटी दे सके कि हाँ ये ऋण चुका देगा। हमें दोस्त के पास गारंटर को रखने की जरूरत नहीं होती, रिश्तेदार के पास हमें गारंटर को रखने की जरूरत नहीं होती। तो इनमें अंतर है, एक तो इसकी ब्याज दरें जो है निश्चित रहती है, इसकी निश्चित नहीं रहती, कम होती है बैंकों की, इसकी ज्यादा होती है। इस पर केंद्रीय रिजर्व बैंक नजर रखता है, इन पर नजर रखने वाली कोई संस्था नहीं होती। इसमें बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी आते हैं, इसमें दोस्त और साहूकार आते हैं। इनमें कागजी कार्रवाई बहुत सारी करनी पड़ती है बैंकों में, बट इनमें हमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। ये इनमें अंतर है, और ये अंतर आता है जरूर है, हर 2 साल में रिपीट हो जाता है इनमें अंतर। ये देखना अंतरों में क्या क्या है, मैं अभी बताती हूँ सारा कुछ आपको कि अंतर में क्या क्या आता है। अब इन पर किस तरह से बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक लोन के औपचारिक स्रोत हो गए बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। औपचारिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? जिसमें हमें फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, बैंक और सहकारी समितियां, जहां से हमें लोन मिलता है कम ब्याज दर पर। समितियां, ये औपचारिक क्षेत्र है। क्या है ये औपचारिक क्षेत्र? जहां से हमें कम ब्याज दर पे लोन मिलता है, बट बहुत सारे हमें का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें पूरे करने होते हैं। इन पर भारतीय रिजर्व अपनी नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा राशि का एक न्यूनतम हिस्सा अपने पास रखता है, 15% वो अपने पास रखता है। आरबीआई ये नजर रखता है कि बैंक वास्तव में बैंक के पास पैसा है भी कि नहीं। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा ना हो तो वो लोन कहाँ से देगा, तो ये नजर रखता है। आरबीआई इस बात पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल वो इस आरबीआई माने भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई इस बात पर भी नजर रखता है कि कहीं ऐसा ना हो ये सिर्फ पैसे वाले लोगों को लोन दे रहे हो और गरीब लोगों को लोन ना दे रहे हो। ये इस चीज पर भी नजर रखता है कि ये इनकी समय समय पर इनकी क्या ले लेता है, मीटिंग लेता है और इनसे सब पूछता है कितना ऋण आपके पास शेष रहा है, कितने लोगों को आपने ऋण दिया है। तो ये मीटिंग भी आरबीआई इनकी बीच बीच में लेता रहता है। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यापारियों को ही तो ऋण मुहैया नहीं करा रहा, सिर्फ ये व्यापारियों और व्यवसायियों को तो ऋण मुहैया कराता है, क्या किसानों को भी देता है या गरीब लोगों को भी दे रहा है? तो ये सारी चीजें कौन देखता है? आरबीआई। बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों आदि को भी ऋण दे रहे हैं कि नहीं। और आरबीआई क्या देखता है बच्चों कि केवल ये पैसे वालों को ही तो ऋण नहीं दे रहे, क्या ये किसानों को ऋण दे रहे हैं, क्या छोटे इंडस्ट्री वालों को ऋण दे रहे हैं, क्या छोटे व्यक्ति जो अपने मकान बनाने के लिए ऋण लेना चाहता है क्या उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या सिर्फ पैसे वालों को ऋण दे रहे हैं। तो ये सारी नजर भी कौन रखता है? आरबीआई। आरबीआई समय समय पर बैंकों को, समय समय पर जितने भी बैंक है हमारे, और मैंने आपसे पूछा था कि मैं आपसे 5 बैंकों के नाम पूछूंगी,
तो मैं पूछूंगी लास्ट में। समय समय पर आरबीआई इनसे ये पूछता रहता है कि, और इनको ये जानकारी देनी पड़ती है बैंक को कि वो किसको कितना ऋण दे रहे हैं, उसकी ब्याज दरें क्या है। हर बैंक को इनको जानकारी, आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है, इसको जानकारी हर बैंक को देनी पड़ती है कि हम कितना ऋण दे चुके हैं और हम क्या ब्याज, हमारी ब्याज दरें क्या है। तो फिर से समझिए इस वाले टॉपिक को पूरे को। औपचारिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं ऋण के, लोन के औपचारिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, या साख के औपचारिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो बैंक और सहकारी समितियां इसके औपचारिक क्षेत्र हैं। अब बैंक किस तरह से लोन देता है, आरबीआई, ये 3 नंबर में क्वेश्चन हर साल आता है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है हर साल की आरबीआई, और पिछले साल भी आया था, आरबीआई किस तरह से बैंकों पर नजर रखता है, अन्य बैंकों पर। तो आरबीआई क्या देखता है, वो ये देखता है क्या बैंक सिर्फ पैसे वाले लोगों को ऋण दे रहे हैं, क्या किसानों को, गरीब लोगों को ऋण दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। वो ये भी देखता है कि ये अपने पास नगद मुद्रा इनके पास, बैंकों के पास है या नहीं है। समय समय पर बैंकों से वो जानकारी लेता है कि आप कितना ऋण दे चुके हैं, आपकी ब्याज दरें क्या हैं। तो ये सारे काम आरबीआई इनके रखता है, पूरी नजर रखता है आरबीआई इनके ऊपर। औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती, बट अनौपचारिक क्षेत्र में, अब ये तो औपचारिक क्षेत्र थे। अब इसमें आपको एक बात समझ में आई होगी कि एक तो इनकी ब्याज दरें निश्चित होती हैं, आप किसी भी बैंक से ले लीजिए सबकी निश्चित होती हैं और कम ब्याज पे लोगों को ऋण देते हैं। दूसरा, इन पर नजर रखने वाली संस्था कौन सी होती है, आरबीआई। तीसरा, सभी सभी लोग इनसे ऋण लेना चाहते हैं क्योंकि ये कम ब्याज दर पे ऋण देते हैं। तो इनको समय समय पर ये जानकारी लेनी पड़ती है और बैंक इनको किस किस को ऋण दे रहा है ये बताना पड़ता है। इसलिए लोग ज्यादातर, ये कम ब्याज पे ऋण देते हैं, इसलिए बैंकों से लोग ऋण लेना ज्यादा पसंद करते हैं। बट इसमें बहुत सारी कागजी कार्रवाई बहुत सारी होती है। इनकी ब्याज दरें तो कम होती हैं लेकिन कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत से लोगों के पास वो कागज पूरे नहीं होते तो वो बैंक से लोन नहीं ले पाता, वो अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लेता है। किससे लेता है, अनौपचारिक। अनौपचारिक में मैंने आपको बताया था कौन कौन लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारा लैंडलॉर्ड हो सकता है, हमारे साहूकार हो सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं जिनसे हम ऋण ले सकते हैं। बट इनमें क्या अंतर है, इसको कोई भी संस्था नहीं देखती कि ये क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं। वो कोई भी ये देखने वाला नहीं होता कि इनके पास पैसे हैं कि नहीं। ये ब्याज दरें इनकी बहुत ज्यादा होती हैं, ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं। कागजी कार्रवाई यहाँ नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो इनमें अंतर भी बताती हैं। और अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधि को देखने के लिए कोई संस्था नहीं है, वे अपनी ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। मतलब कोई किसी को 3 उस पर दे रहा है, कोई 4% पे दे रहा है, कोई 5% पे, जैसा जिसका चलता है वो उसी हिसाब से देता है। उनकी कोई निश्चित फिक्स नहीं है। लेकिन बैंकों की ब्याज दरें फिक्स होती है और वो नाजायज तरीकों से, गलत तरीकों से अपने पैसा वापस भी ले लेते हैं, जबकि बैंक इस तरह से नहीं करता है। बैंक पहले उन्हें नोटिस भेजता है, तब वो आगे की कार्रवाई करता है यदि आप उसका पैसा नहीं देते। बट ये कोई भी तरीका अपनाते हैं यदि इनका पैसा वापस नहीं मिलता तो ये दोनों में अंतर है। और अधिक ब्याज दर वसूल करते हैं अनौपचारिक क्षेत्र का। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ क्या होता है, ऋण की ऊंची लागत एक टॉपिक है इसमें, ऋण की ऊंची लागत। ऋण की ऊंची लागत, ऊंची लागत इसका मतलब क्या होता है, मतलब ऋण की ब्याज दरें जहां ज्यादा होती हैं औपचारिक क्षेत्रों की तुलना में, अनौपचारिक क्षेत्रों में ऋण की ऊंची दरें होती हैं। ऋण को ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। जो भी लोन लेता है और यदि उसे बहुत ऊंची लागत देनी पड़े, ऊंचा ब्याज दर देना पड़े, तो उसका सारा पैसा तो उसके ब्याज में ही चला जाता है और मूल वो लौटा नहीं पाता।
इसलिए कर्जदार के पास अपने लिए कम आय बचती है और वो ब्याज की ऊंची दरों के कारण कर्ज वापस करने में असमर्थ रहते हैं। जो लोग अपना कर्ज लेकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कई बार ऋण लेने में बहुत ऋण तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी जो ब्याज दरें इतनी ज्यादा होती है कि जब जमा नहीं कर पाते तो वो दुगना तिगना चढ़ता रहता है। तो बहुत से लोग इसी डर से कर्ज लेने से डरते हैं और अपना व्यवसाय शुरू करने से भी डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो हम पे कर्ज हो जाए और हम वापस ना कर पाए। अब हमें ये पता करना है इसमें निर्धनों कि बहुत सारे लोग हैं जो निर्धन हैं और वो बैंक वाले भी उन्हें नहीं दे पाते कर्ज, क्योंकि कई बार उन पे कागज नहीं होते। निर्धन लोग कहाँ से लेते हैं? तो निर्धनों के लिए एक समूह बना है जिसे कहते हैं स्वयं सहायता समूह। ये क्वेश्चन आता है और बच्चे इतना गलत लिख के आते हैं। स्वयं सहायता समूह का मतलब वो लिखते हैं कि जो स्वयं बनाया गया समूह, ये वो नहीं होता। स्वयं सहायता समूह आप लोग सब पेज नंबर 50 निकाल लीजिए, उसमें है स्वयं सहायता समूह, निर्धनों के लिए बनाया गया है। ये समूह स्वयं सहायता समूह कहलाता है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। स्वयं सहायता समूह ये निर्धन परिवार ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों जो गरीब लोग हैं अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण लेते हैं, औपचारिक से क्यों नहीं लेते? बैंकों से क्यों नहीं ले पाते? जैसे मैंने बताया, एक तो बैंक बहुत सारी कागजी कार्रवाई करता है, उनके पास बहुत सारे कागज नहीं होते जिसकी वजह से वो नहीं ले पाते, और ऋणाधार की अनुपलब्धता, उन पे गारंटर नहीं होता कोई जो उनकी गारंटी दे सके, इसलिए भी वो लोग क्या करते हैं, अनौपचारिक क्षेत्रकों से ऋण लेते हैं। जैसे साहूकार, कर्जदार, साहूकार या साहूकार कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पे यदि जानता है जिससे वो लेना चाहते हैं तो वो उन्हें आसानी से ऋण दे देता है, वो उनसे कोई पूछताछ नहीं करता। बट बैंक ऐसे में ऋण नहीं देता, बैंक को पूरा कागज चाहिए, सब चीजें चाहिए जो वो देता है। तो इनकी इस समस्या का हल करने के लिए कुछ लोगों ने कुछ समूह बनाए। वो समूह क्या थे? हाल के वर्षों में गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए गए। इनमें से एक था ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों में, विशेषकर महिलाओं, किसको? महिलाओं को छोटे मोटे स्वयं सहायता समूह संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। वो लोग क्या करते हैं, 10-15 औरतों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं आप क्या काम करना चाहते हो, आपको किस लिए ऋण चाहिए। वो औरतें इकट्ठा होती हैं, उनका एक ग्रुप बन जाता है, वो उस ग्रुप को एक साथ क्या देते हैं, ऋण देते हैं, लोन देते हैं। बट उसमें एक शर्त होती है, यदि एक महिला ने भी वो ऋण नहीं चुकाया तो वो सारी महिला मिलकर उसका ऋण चुकाती है। तो स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं, जो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या उससे अधिक होती है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज लेते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन ये साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से बहुत कम होता है। और स्वयं सहायता समूह में क्या होता है, ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है, पूरे ग्रुप के नाम पर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, पूरे ग्रुप को दिया जाता है और उस ग्रुप का कोई एक हेड होता है, वो इन सबसे पैसे इकट्ठा करता है, जितने भी 15-20 सदस्य होते हैं। और फिर क्या होता है, यदि उनमें से एक भी सदस्य यदि पैसा नहीं देता तो वो पूरा ग्रुप मिलकर उनका पैसा अदा करता है। ऋण समूह के नाम पर दिए जाते हैं और इनका मकसद सदस्यों को स्वरोजगार उत्पन्न कराना, वो अपना कोई रोजगार सृजन कर सके। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए दिए जाते हैं, अपने कार्यशील पूंजी मतलब अपने मशीनरी, किसी को सिलाई मशीन लगानी है, किसी खरीदनी है कपड़े सिलने के लिए तो वो देते हैं। बहुत सारे चीजों के लिए वो कामों के लिए पैसा देते हैं, बीज खरीदने के लिए देते हैं, कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन के लिए, पशु आदि के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए स्वयं सहायता समूह उन्हें ऋण देते हैं। लेकिन वो ऋण समूह के रूप में दिया जाता है, क्योंकि वो 15-20 लोगों का समूह होता है। यदि एक व्यक्ति भी उसको नहीं चुका पाता तो वो सारे 15-20 सदस्य मिलकर उसका ऋण चुकाते हैं। इससे क्या होता है,
उनका लक्ष्य है कि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो पाएं। महिलाओं को ऋण देने के लिए इसलिए तैयार होते हैं, निर्धन महिलाओं को वो क्यों ऋण देते हैं, क्योंकि महिलाएं आपस में एक दूसरे से मिलते, उनका कोई ऋणाधार तो होता नहीं, कोई गारंटर नहीं होता, बस आपस में वो 15-20 महिलाएं ही एक दूसरे की गारंटर होती हैं। स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या उबारने में मदद करते हैं, क्योंकि उनको कोई गारंटर नहीं चाहिए रहता उन ग्रुप को, बस उनको तो ये है कि आपका एक हेड होना चाहिए जो आप सबकी के पैसे हमें ला के दे। और उसके बाद इसके अतिरिक्त वो क्या करते हैं, उन्हें कम ब्याज दर पे ऋण मिल जाता है, गरीबों को संगठित करने में वो मदद करते हैं। ज़्यादातर वो गाँव की महिलाओं को ऋण देते हैं। उनका मेन उद्देश्य होता है कि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो पाए, समाज में अपना एक स्थान बना पाएं, घरेलू हिंसा से बची रहे और उनको एक मंच मिल जाता है महिलाओं को सामाजिक विषय पे बोलने के लिए। इसलिए स्वयं सहायता समूह महिलाओं को ऋण देते हैं। तो ये चैप्टर जो था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मुद्रा क्या है, मुद्रा से हम क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों माना गया, हमारे यहाँ करेंसी कौन जारी करता है और हम या किसकी सहमति पे करेंसी जारी होती है, हमारे करेंसी के नए आधुनिक रूप कौन से हैं और स्वयं सहायता समूह क्या है, औपचारिक ऋण क्षेत्र क्या है, गिर बैंकों में लोग पैसा जमा क्यों करते हैं, बैंक में जमा ये मांग जमा क्या है, ये सारे हमने इसमें पढ़ा है, पूरा डिटेल इसका हमने पढ़ा है और इसमें से क्वेश्चन कई सारे आते हैं जो मैंने बताया। स्वयं सहायता समूह का क्वेश्चन तो हर साल आता है, पिछले साल भी आया था और ये भी पूछते हैं ये महिला सबसे ज्यादा किसको ऋण देते हैं, तो महिलाओं को ऋण देते हैं, याद रखना। और इसके अलावा इस चैप्टर के जो भी मेन मेन क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा दूंगी सारे। और अभी कुछ मैं आप लोगों से पूछ, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक किस तरह बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है, जो मैंने आपको बताया। बैंक ऋण की शर्तें क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें हमें ऋण के लिए चाहिए होती है, ये सारा आपको याद करना है बच्चों। मैं अभी आप लोगों से क्वेश्चन